नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। ये मशीन लर्निंग और आंकड़ों की दुनिया में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी हाँ, बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो ये एक जानकारी के आधार पर दूसरी का अनुमान लगाने का तरीका है। जैसे मान लीजिए घर का साइज पता हो तो उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना। बिल्कुल सही उदाहरण है। हमारे पास एक सोर्स है, लीनियर रिग्रेशन, संख्याओं का अनुमान लगाना। तो आज हम इसी से समझेंगे कि ये तकनीक आखिर है क्या, कैसे काम करती है और असल दुनिया में कहाँ दिखती है। हाँ, चलिए इसको खोलते हैं। तो इसका जो मूल विचार है वो यही है कि एक वेरिएबल से दूसरे का अनुमान लगाना। हाँ, बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य होता है डेटा पॉइंट्स के बीच से एक सीधी रेखा खींचना। उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये रेखा हमें दो तरह के वेरिएबल्स मतलब चरों के बीच का रिश्ता समझने में मदद करती है। दो तरह के वेरिएबल कौन से? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्वतंत्र चर। ये वो है जो हमें पता है या जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे घर का साइज। अच्छा, इनपुट जैसा। हाँ, एक तरह से इनपुट या कारण। और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। ये वो होगा जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कीमत। बिल्कुल, ये आउटपुट या प्रभाव है। तो साइज इंडिपेंडेंट से कीमत डिपेंडेंट का अनुमान। समझ गई। तो ये दोनों वेरिएबल मतलब गणित में कैसे जुड़ते हैं? कोई फॉर्मूला वगैरह है? हाँ, है ना। एक बहुत ही सरल समीकरण है इसका, y = mx + c। y = mx + c। हाँ, ओके, ये स्कूल में पढ़ा था शायद। हाँ, बिल्कुल। यहाँ y वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं, जैसे घर की कीमत। ठीक है। x वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमें पता है, जैसे साइज। m जो है वो है स्लोप, मतलब रेखा का ढलान। ढलान मतलब ये कि x में अगर 1 यूनिट का बदलाव आता है तो y में औसतन कितना बदलाव आएगा। अच्छा, जैसे साइज 1 स्क्वायर फुट बढ़े तो कीमत कितनी बढ़ेगी, वो m बताएगा। हाँ, बिल्कुल वही। और आखिर में c वो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। हाँ, वो बिंदु जहां रेखा y एक्सिस को मतलब वर्टिकल अक्ष को काटती है। ये दिखाता है कि जब x 0 हो तो y का मान क्या होगा। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे हम एक्सेल में डेटा डालकर ट्रेंड लाइन बनाते हैं, वो भी तो एक सीधी लाइन खींच देता है। हाँ, बहुत अच्छा सादृश्य है ये। एक्सेल की ट्रेंड लाइन इसी सिद्धांत पर काम करती है। डेटा में छुपा पैटर्न या ट्रेंड दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन असल मॉडल बनाना शायद इससे थोड़ा ज्यादा जटिल होता होगा। हाँ, असल दुनिया के मॉडल में और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। डेटा साफ करना पड़ता है, मॉडल की जांच करनी पड़ती है, पर मूल आइडिया यही है। तो ये काम कहाँ आता है, मतलब असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल होता है? अरे बहुत जगह, जैसे बिजनेस में कंपनियां पिछली बिक्री देखकर आने वाली बिक्री का अनुमान लगाती हैं। फोरकास्टिंग के लिए। हाँ, सेल्स फोरकास्टिंग में बहुत चलता है। और मैंने सुना है हेल्थ केयर में भी यूज होता है, जैसे मरीज के डेटा से बीमारी कैसे बढ़ेगी इसका अंदाजा लगाना। जी हाँ, बिल्कुल। रोगी के लक्षणों या अन्य डेटा के आधार पर रोग की प्रगति का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। और शायद शिक्षा में भी, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस समझने के लिए। सही कहा। छात्र प्रदर्शन का विश्लेषण करके ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन सी नहीं। कोई एक और सरल सा उदाहरण दे सकते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ? जरूर। मान लीजिए हमें किसी के काम के अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर उसकी सैलरी का अनुमान लगाना है। ठीक है। तो पहला कदम डेटा इकट्ठा करना, अलग अलग लोगों का अनुभव सालों में और उनकी सैलरी। दूसरा कदम एक ग्राफ बनाना, जिसे स्कैटर प्लॉट कहते हैं। एक्स एक्सिस पर अनुभव, वाई एक्सिस पर सैलरी। हर व्यक्ति एक बिंदु होगा। डॉट्स बन जाएंगे ग्राफ पर। हाँ, तीसरा कदम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इन बिंदुओं के बीच से वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट खींचना, y = mx + c वाली लाइन। अच्छा। और चौथा कदम भविष्यवाणी करना। अब अगर कोई नया व्यक्ति आता है जिसका अनुभव हमें पता है x, तो हम उस लाइन का उपयोग करके उसकी अनुमानित सैलरी y बता सकते हैं। ये तो वाकई काफी सीधा लगता है। तो फिर इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है इस सोर्स के हिसाब से? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी सरलता ही है। इसे समझना आसान है, लागू करना भी सहज आसान है। हाँ, ये तो है। और इसके जो नतीजे आते हैं वो भी सीधे होते हैं। आप आसानी से समझा सकते हैं कि भाई अनुभव बढ़ने से सैलरी पर क्या असर पड़ रहा है। इंटरप्रेट करना आसान है। बिल्कुल। तो ये जटिल दुनिया को समझने का एक पहला शक्तिशाली कदम है। हाँ, भले ही ये हमेशा पूरी कहानी ना बताए। अच्छा, तो अगर ये इतना सरल है तो यकीनन इसकी कुछ कमियां या सीमाएं भी होंगी।
कहाँ पर ये फेल हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हैं। सीमाएं जानना बहुत जरूरी है। पहली बड़ी सीमा है नॉन लीनियर डेटा। नॉन लीनियर मतलब अगर डेटा का पैटर्न सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि घुमावदार है, कर्व जैसा है, तो ये सीधी लाइन वाला मॉडल उस पैटर्न को ठीक से नहीं पकड़ पाएगा, अनुमान गलत होंगे। हाँ, जाहिर है सीधी लाइन कर्व पर फिट नहीं बैठेगी। सही। दूसरी सीमा है आउटलायर्स। आउटलायर्स वो क्या होते हैं? ऐसे डेटा पॉइंट्स जो बाकी डेटा से बहुत अलग हो। मान लीजिए सबके अनुभव और सैलरी एक रेंज में है, पर एक व्यक्ति की सैलरी बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम है। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यूज। हाँ, ये आउटलायर्स उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे वो बाकी डेटा के लिए सही नहीं रह जाती, परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये तो गड़बड़ कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए डेटा को समझना और साफ करना जरूरी है। तो कुल मिला के लीनियर रिग्रेशन दो वेरिएबल्स के बीच के संख्यात्मक रिश्ते को देखने, समझने और अनुमान लगाने के लिए एक अच्छा शुरुआती टूल है। निश्चित रूप से एक फाउंडेशनल टूल है ये, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये अकेला तरीका नहीं है डेटा विश्लेषण का। हाँ, ये तो है। जैसा कि सोर्स भी बताता है, और भी तरीके मौजूद हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो क्या करता है? वो संख्याओं का अनुमान लगाने के बजाय कैटेगरीज का अनुमान लगाता है। जैसे कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, हाँ या नहीं वाली कैटेगरी, या कोई ग्राहक खरीदेगा या नहीं। अच्छा, तो जब आउटपुट संख्या न होकर कोई श्रेणी हो, तब लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेहतर है? हाँ, बिल्कुल। तो हमने आज लीनियर रिग्रेशन को समझा। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर ये सीधी रेखा हमेशा हमारे डेटा के जटिल पैटर्न, जो असल दुनिया में अक्सर होते हैं, उनको पूरी तरह से पकड़ नहीं पाती, तो फिर इन ज़्यादा जटिल, शायद घुमावदार रिश्तों को समझने और मॉडल करने के लिए हम और किन तरीकों को देख सकते हैं? कौन से दूसरे मॉडल हैं? सही सवाल है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि डेटा विश्लेषण की संभावनाएं क्या हैं और साथ ही उसकी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल, हमेशा सही टूल चुनना महत्वपूर्ण होता है।